हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए साथीगण 2016 से लेकर 2022 में जितने भी दोस्तों आपके प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए साथीगण इस क्लास में चर्चा करते हैं। और दोस्तों, अगर आप सभी को इस क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों जाके जुड़िएगा और वहाँ दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। तो साथीगण आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपके एनटीपीसी में दोस्तों किस तरीके से प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व में फली फूली थी, जिसे आज हम बेसिकली कहते हैं। जो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो ऑप्शन नंबर 2 जो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और बेसिकली ये 2500 ईसा पूर्व में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति बेसिकली जो नटराज है ना, किस स्थान पे पाया गया था। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली हड़प्पा में आपके नटराज की मूर्ति पाया गया था, जो आपके एनटीपीसी 2022 में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों, हड़प्पा बेसिकली कौन से नदी के किनारे जो कि बसा था, तो साथीगण रावी नदी के किनारे बसा था। और दोस्तों हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1921 में बेसिकली हड़प्पा की खोज हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि धौलावीरा जो है ना, एक पुरातात्विक स्थल बेसिकली किस समय विधि से संबंधित था, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम का क्वेश्चन पूछा गया है। तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक आपके धोलावीरा है। और हमेशा धोलावीरा से दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण आप सभी को क्लास अच्छा लगे ना दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और साथीगण अगर आपको इसी तरीके से वीडियो चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। एनटीपीसी तक दोस्तों हर एक टॉपिक वाइज करके दोस्तों मैं आपके लिए जितना भी दोस्तों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दोस्तों सारा का सारा दोस्तों मैं करा दूंगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर अक्सर देखा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो बैल आ जाएगा। और अधिकतर ऐसे मेरे साथीगण जो इस क्वेश्चन का आंसर गलत करके आएगा, लेकिन साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली बैल है, जो आपके पशु हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर हमेशा देखा जा गया था। और दोस्तों ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, और हमेशा इस तरीके से दोस्तों एनटीपीसी में प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि निम्नलिखित में से किस नदी का नाम ऋग्वेद में केवल एक बार दिया गया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो बेसिकली गंगा आ जाएगा। और ऋग्वेद में दोस्तों केवल एक ही बार गंगा का नाम दिया गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में अधिकतर मेरे साथीगण सरस्वती का आंसर मार के आएगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 बेसिकली गंगा इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि उपनिषद में निम्नलिखित में से किस महिला विद्वान का उल्लेख बेसिकली किया गया है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिला विद्वान का उल्लेख बेसिकली उपनिषद में से किया गया है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का, तो आंसर आ जाएगा कि गार्गी जो महिला है ना दोस्तों, उसी का उल्लेख बेसिकली उपनिषद में किया गया है। आपको याद रखिएगा, हमेशा दोस्तों आपके गार्गी से उपनिषद से रिलेटेड करके आपके एग्जाम में एनटीपीसी हो या एसएससी हो, हमेशा दोस्तों गार्गी से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। साथीगण हर एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का पूछा गया दोस्तों। आपके एग्जाम 2016 से लेकर 2022 तक जितने भी अभी तक एमटीपीसी का एग्जाम हो दोस्तों, हर एक शिफ्टों को देखते हुए दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन और पीपीटी तैयार किया गया दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम के लिए बेस्ट रिवीजन हो सके दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य जो कि कितने माना गया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 108 उपनिषद है। लेकिन दोस्तों उसमें से अगर मैं बात करूं तो 11 मुख्य उपनिषद माना गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा दोस्तों। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं
कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और बेसिकली तंत्र मंत्र के बारे में बताता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो अथर्ववेद में आपके जादू हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, इन सभी रिलेटेड करके दोस्तों आपके अथर्ववेद में कहा गया। दोस्तों आपको याद रखना है। सामवेद दोस्तों बेसिकली गीत गायन के लिए आपके सामवेद के बारे में कहा गया। आपको याद रखना, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं गद पद की मैं बात करूं तो बेसिकली अजुर्वेद में इसके बारे में वर्णन किया गया, जो आपके एग्जाम में इस तरीके से हमेशा वेद से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती थी। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो जो मगध है ना, मगध बेसिकली गंगा और सोन जैसी नदियां के प्राचीन जो भारत महाजनपद है ना, उसी के बीच दोस्तों, उसी के होकर दोस्तों बेसिकली मगध से होकर दोस्तों गंगा और सोन जैसी नदियां बहता था। हमेशा आपके एग्जाम में दोस्तों 16 महाजनपद से क्वेश्चन पूछा जाता है और उनसे रिलेटेड दोस्तों उनकी राजधानी पूछा जाता है, जो बेसिकली आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आप सीरियस से इस क्लास को देख रहे हैं साथीगण, तो मगध का अगर मैं राजधानी पूछूं, जो आपको या कमेंट बॉक्स में आंसर करना दोस्तों। अगर साथीगण अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि आपके एनटीपीसी में दोस्तों क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि सत्यमेव जयते का बेसिकली अर्थ क्या है। अगर दोस्तों मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर की ट्रूथ अलोन ट्राम्प, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ट्राइम्प इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और दोस्तों सत्यमेव जयते से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया था, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। दोस्तों आपको याद रखना, जो आपके एग्जाम में हमेशा सत्यमेव जयते से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं इनका अर्थ की बात करूं तो ट्रूथ अलोन ट्राइम्फ इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि प्राचीन बेसिकली जो शहर है ना चंपा बेसिकली को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है। दोस्तों मैंने कहा ना 16 के 16 महाजनपद की राजधानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली दोस्तों जो चंपा है ना, बेसिकली अंग की राजधानी बेसिकली चंपा जो कि जाना जाता है, और आपको याद रखना है। मत्स्य का दोस्तों बेसिकली विराट नगर आपको याद रखना है। और दोस्तों हमेशा आपके एग्जाम में इनसे राजधानी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो आपके अजुर्वेद में यजुर शब्द का बेसिकली क्या अर्थ है। दोस्तों ये सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन आपके एनटीपीसी का क्वेश्चन है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि अजूर शब्द का अर्थ बेसिकली त्याग होता है, जो बेसिकली दोस्तों आपको याद रखना है। साथीगण अगर आप बेसिक पढ़ के इस क्लास को देख रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ये क्लास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया क्लास होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपके 2016 से लेकर 22 तक करीब 3 से 4 एग्जाम हुआ था, उसी में से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, हर एक क्वेश्चन दोस्तों वही का वही है। और दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ये क्लास होने वाला है। केवल दोस्तों आप सभी को केवल लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों, और इसी तरह से जितने भी टॉपिक वाइज है दोस्तों मैं सारा का सारा दोस्तों आपके लिए करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि वैदिक काल में राजाओं द्वारा प्रजा से एकत्रित कर जो एकत्रित जो कर है ना, उसको बेसिकली क्या कहा जाता है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता था कि बलि कर कहा जाता था, जिसे आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी का शहर नहीं था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से 4 ऑप्शन देख के आपको झिलफिलाया जा सकता है दोस्तों, लेकिन आपको आंसर करेक्ट काम मार के आना है कि इस क्वेश्चन का बेसिकली अवंती आ जाएगा कि जो 16 महाजनपद है ना, उन्हीं के संदर्भ में बेसिकली अवंती राजधानी शहर नहीं, जो आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत में महाजनपदों से होकर जो बहती थी ना, अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जो मगध है ना, बेसिकली गंगा और सोन जो नदी है ना, उन्हीं के होकर दोस्तों बेसिकली बहता था, जो आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठान और तंत्र मंत्र के बारे में बताता है।
तो साथीगण इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली अथर्ववेद आ जाएगा। और दोस्तों अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो विशिष्टाद्वैत जो दर्शन है ना के संस्थापक बेसिकली कौन है, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए दोस्तों हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बेसिकली दोस्तों रामानुजाचार्य है ना विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक है, आपको याद रखना दोस्तों। आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन का आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और दोस्तों क्लास खत्म हो जाना दोस्तों एक बार इस क्वेश्चन को आप जरूर रिवीजन कर लेना, क्योंकि दोस्तों विशेषता द्वैतवाद के दर्शन आपके एसएससी में आपके रेलवे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। जो बेसिकली उनके संस्थापक में बात करूं तो रामानुजाचार्य जो आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन 16 महाजनपदों में से एक नहीं है, दोस्तों कौशल सही है, अंग सही है, कुरु सही है और कामरूप। अगर मैं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूं तो कामरूप बेसिकली जो कि 16 महाजनपदों में से नहीं है दोस्तों, आपको याद रखना है। बेसिकली दोस्तों हमेशा कामरूप से क्वेश्चन पूछा जाता है असम से रिलेट करके, तो आपको बेसिकली ध्यान देना है। और इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 जो सही आ जाएगा कि 16 महाजनपदों में से कामरूप नहीं है, लेकिन कौशल, अंग और कुरु ये तीनों आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से नहीं है। अगर दोस्तों मैं बात करूं ऑप्शन दिया गया है संसार दुखों का घर है, दोस्तों ये उन्होंने कहा था। दुख का कारण इच्छा है, ये भी आपको बेसिकली इनके माध्यम से कहा गया था। यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होता है तो दुखों से बचा जा सकता है। अगर मैं अगला पॉइंट बात करूं कि यह अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जा सकता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर आपके ऑप्शन नंबर 3 है कि उसमें से दोस्तों गौतम बुद्ध के 3 जो कि सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 जो सो गलत है दोस्तों, आपको याद रखना है कि संसार दुखों का घर है बेसिकली सही बोल रखा है। दुख का कारण जो कि इच्छा है ये भी सही बोल रखा है। यह अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके किया जा सकता है, ये भी दोस्तों बेसिकली करेक्ट बोल रखा है, तो आपको ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ बेसिकली क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बुद्ध, धम्म और संघ आ जाएगा, जो आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक सिद्धांत क्या माना गया था, ये भी दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जो बेसिकली दोस्तों अहिंसा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और साथीगण आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है यार, और अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है यार वीडियो को केवल लाइक करना। और अगर दोस्तों आप सभी को इसी तरीके से क्लास चाहिए दोस्तों, तो टॉपिक वाइज चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो के साथ आप जरूर जुड़िएगा और दोस्तों एक रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्लास का आपको कैसा लगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि महावीर ने गिरह जब त्याग दिया था और निर्वाण की खोज में वन में रहने चले गए था, तो बेसिकली कितने उम्र में दोस्तों महावीर ने घर को त्यागा था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों बेसिकली 30 साल की उम्र में महावीर स्वामी ने जो कि घर त्याग दिया था, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि ऐसा माना जाता है कि अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले गौतम सिद्धार्थ ने 6 वर्ष तक किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। प्राग बोधि जो स्थान है ना दोस्तों, वहीं पे दोस्तों आपके गौतम बुद्ध ने दोस्तों जो कि 6 वर्ष तक आपके ध्यान किया था, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है, जो हमेशा इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो अगर मैं बात करूं तो विनय पिटक इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर आ जाएगा। और दोस्तों अगर मैं बात करूं प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी दोस्तों रिलेट करके क्वेश्चन लगा, हर एक क्वेश्चन को लाया गया है दोस्तों, ताकि आपके एग्जाम के लिए बेस्ट क्लास हो सके दोस्तों। और अगर आप पढ़ रहे हो दोस्तों तो आपको वाकई में इस क्लास को बहुत अच्छे लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर कनिष्क आ जाएगा, जो हमेशा आपके एग्जाम में आज
कल शौक नहीं, यानी कि आजाद शत्रु, कला शोक, अशोक, इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो लास्ट में आपके कनिष्क ने बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। जो बेसिकली आपको याद रखना, रा, वे, पाकू, आरा से आपके जो कि हमेशा आपके जो ट्रिक है ना उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बेसिकली आपको याद रखना, रा से राजगिरी आ जाएगा, वैसे वैशाली आ जाएगा, पासे पाटलिपुत्र आ जाएगा, क से आपके कुंडलग्राम आ जाएगा, है ना। तो इनसे आपके चार आपके जो एग्जाम है चारों से कभी ना कभी एक बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। जो आपके एग्जाम में गौतम बुद्ध से हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गया था तो उन्हें किस चीज से कहा गया था, तो महापरिनिर्वाण कहा गया था। और गौतम बुद्ध जब घर को त्याग दिया था ना तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। और गौतम बुद्ध ने जब पहला उपदेश जब सारनाथ में दिया था तो वहीं दोस्तों से धर्म चक्र परिवर्तन से कहा गया था। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना, आपके एग्जाम में गौतम बुद्ध से इतने हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके लिए बहुत सफिशियंट है दोस्तों आपकी क्लास के लिए। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि दीघा निकाय लंबे दीघा प्रवचनों का एक संग्रह है, जो क्रमशः शिलाखंड और महावगम और आपके पर्थ नामक 3 खंडों में विभाजित किया गया था। इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर 34 आ जाएगा, आपको ध्यान देना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि द्वितीय बौद्ध संगति जो आपके वैशाली में आयोजित किया गया था, अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कालाशोक आ जाएगा। मैंने कहा ना दोस्तों, रा, वे, पाकू, ठीक है। उसी तरह से आपके रिलेट करके आपको पढ़ के याद रखना। 4 तो ही जो कि आयोजन हुआ था दोस्तों, और 4 से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको बेसिकली याद रखना है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि प्रथम तीर्थंकर जो क्या बोल रखा है कि ऋषभनाथ और अंतिम तीर्थंकर जो महावीर के प्रतीक क्रमशः बेसिकली क्या 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 था, तो बेसिकली वृषभ और सिंह, जो सिंह बेसिकली आपके महावीर स्वामी का था, और ऋषभ आपके जो वीरेश जो था ना बेसिकली ऋषभनाथ का था। और हमेशा ये जैन तीर्थंकर से उनसे संबंधित जो कि आ, किस तरीके से प्रतीक से नवाजा गया था, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बेसिकली ध्यान देना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो वर्धमान महावीर के संबंध में बेसिकली कौन सा कथन सही नहीं है। अगला अगर मैं पहला पॉइंट की बात करूं कि उन्हें 24वां तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर माना जाता है, दोस्तों करेक्ट बात बोल रखा है। उनकी माता लक्ष्मी की राजा चेटक जो कि उनकी बहन थी। अगला पॉइंट, उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया। अगला पॉइंट है उन्होंने 468 ईसा पूर्व में पटना के निकट पावापुरी में देह त्याग दिया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर, तो जो कि आपका आंसर आ जाएगा कि उन्होंने अपने जीवन में विवाह नहीं किया था, लेकिन दोस्तों उन्होंने किया था। ये आपके ऑप्शन नंबर तीसरा जो गलत बोल रखा है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के करीब दक्षिण बिहार में एक भयानक अकाल पड़ा था, और उनके शिष्य जो कर्नाटक में स्वर्ण बेलगोला जो कि चले गया था। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर आपके भद्रबाहु था, जो हमेशा आपके एग्जाम में भद्रबाहु से क्वेश्चन आपके एग्जाम में और स्थल भद्र से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दक्षिण बिहार का एक बहुत बड़ा जो कि अकाल पड़ा था, उसके कारण से शिष्य जो कर्नाटक स्वर्गेरला चला गया था, तो बेसिकली उनका नाम की मैं बात करूँ तो भद्रबाहु आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि जो आपके वर्षा की आयु में महावीर ने गृह त्याग दिया था और निर्वाण की खोज में वन में रहने के लिए गया था, बेसिकली 30 साल की उम्र में गया था, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं साथीगण अगला क्वेश्चन की बात करूं कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियम शामिल है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो विनय पिटक आ जाएगा दोस्तों। कुल क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 50 से अधिक क्वेश्चन मैं छाट कर लाया हूं, ताकि दोस्तों आप सभी के लिए ये क्लास बेस्ट हो सके। प्राचीन इतिहास के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। उसी तरह से दोस्तों मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, और दोस्तों टॉपिक वाइज हर एक क्लास दोस्तों आपके लिए एनटीपीसी के लिए दोस्तों मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। दोस्तों केवल आपसे मैं इतना मांगता हूं कि वीडियो को लाइक कीजिए और हो सके तो एक चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया था। दोस्तों आपके जो कनिष्क है ना, उन्होंने ही दोस्तों कुंडल ग्राम जो बेसिकली कनिष्क आपके चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश जो सारनाथ में दिया था ना, सो उसे क्या कहा जाता? तो धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता था। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि दीघा निकाय लंबे प्रवचनों का एक संग्रह जो क्रमशः शिलाखंड और महावज्ञ और पाथेय नामक 3 खंडों में विभाजित किया गया था। इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर 34 आ जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि किस मौर्य शासकों को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बेसिकली अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो आपके बिंदुसार आ जाएगा और इन्हीं को दोस्तों अमित्र घात कहा जाता, तो आपको याद रखिएगा हमेशा दोस्तों बिंदुसार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि मौर्य काल के वंशानुगत सैनियों को बेसिकली किस नाम से जाना जाता था, जो बेसिकली आपके एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा जाता था। और दोस्तों ये आपके कई बार क्वेश्चन आपके एसएससी में भी पूछा गया था, जो बेसिकली मौला के नाम से जाना जाता था, जो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना दोस्तों। अगर साथीगण आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्क्रीनशॉट मारिए, और हो सके दोस्तों आप अगर मैं इसको पीपीटी जो कि पीडीएफ डाल दूंगा तो वहाँ से जाके भी आप दोस्तों इसे रिवीजन कर सकते हैं ना। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे पहला गुण जो पुरालेख किस शिलालेख में यानी किस लिपि में मिलता था, दोस्तों मैं बात करूं तो ब्रह्मी शिलालेख। हमेशा आपके अशोक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो दोस्तों एटलीस्ट आपको याद रखना है कि अशोक के शिला किस लिपि में यानी पुरातत्व मिला था, तो बेसिकली ब्रह्मी लिपि में लिखा था। और बेसिकली खौठी और ब्रह्मी ये दोनों लिपियों के लिए बेसिकली आपके अशोक संबंध था, तो आपको बेसिकली ध्यान रखना और इस क्वेश्चन का बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 जो कि करेक्ट आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि अशोक ने किस प्रमुख शिलालेख में ब्राह्मणों और श्रमणों को सार्वजनिक उदारता का जो कि परामर्श किया था, ये भी दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और जो इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली तृतीय शिलालेख आ जाएगा, जो आपको बेसिकली दोस्तों ध्यान देना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, लेकिन इस क्वेश्चन सही जो कि सेट नहीं पाया दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं ना कि चोल वंश के जो अभिलेखों के अनुसार जो मंदिर को उपहार में दी जाती थी, वह भूमि को बेसिकली क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इस भूमि को आने की तिरुनाथम जो माटू ककनी है ना, वही वही दोस्तों आपके चोल वंश में जो जो भी मंदिर बनाने के लिए दोस्तों भूमि में जो उपहार दिया जाता था ना, उसी को दोस्तों तिरुना माटू ककनी जो कि कहा जाता था। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना दोस्तों। बहुत ऐसे मेरे साथीगण को क्वेश्चन नंबर 42 नहीं आता होगा, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन शिल्पादी कारम एक जो तमिल महाकाव्य है जिसे किसके द्वारा लिखा गया था, ये भी दोस्तों कई बार आपके एसएससी में भी पूछा गया था। जो अगर मैं बात करूँ इंग्लो आदिगल है ना दोस्तों, उन्हीं के द्वारा दोस्तों शिल्पादिकारम पुस्तक जो एक तमिल का एक बहुत बड़े महाकाव्य है, और हमेशा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि संगम युग में तौलका जो पीएम रचना है ना, शायद की सबसे बड़ा, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44 ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बेसिकली तमिल का एक बहुत बड़े महाकाव्य है, जो आपको याद रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित जो शासकों में से कौन संगम काल के चेरा राज्य से संबंधित नहीं था। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर नेडियन जो है ना, सो संगम काल के चेरा राज्य से संबंधित नहीं था। उथिया चेरालथन ये संबंधित था, नेदुम चेरालथम ये भी संबंधित था, और नेदुम ये भी बेसिकली संबंधित था। और बेसिकली ऑप्शन नंबर ये जो कि आपके संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शहर में संगम सभाओं का आयोजन हुआ था, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर बेसिकली मदुरई आ जाएगा, जो बेसिकली दोस्तों आपके संगम भाषाओं जो कि आपके सभाओं का आयोजन किया गया था, आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के इतिहास के संदर्भ में राजुक शब्द का जो कि प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था, जो बेसिकली आपके राजस्व अधिकारी के लिए किया गया था, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि समुद्रगुप्त की माता निम्नलिखित में से किस गण से संबंधित था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो लिच्छवी है ना, लिच्छवी बेसिकली समुद्रगुप्त की माता हुआ, जो आपकी बेसिकली लिच्छवी गण से संबंधित था।
अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि प्राचीन शहर जो चंपा है ना, बेसिकली महाजनपद की राजधानी था। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर, तो अंग जो है ना, बेसिकली चंपा की राजधानी अंग था। और हमेशा आपके 16 महाजनपद के राजधानी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राजधानी का शहर नहीं था। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो अवंती एक शहर नहीं था, जो आपको ध्यान रखना है। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके 9 रत्नों के दोस्तों नौों के 9 दोस्तों आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। जो बेसिकली दोस्तों 12 मीर आपके एक चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था। ठीक है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने किया था। दोस्तों कोली हरिसेन आया था। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप सभी को क्लास कैसा लगा, और अगर दोस्तों आप सभी को क्लास अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर दोस्तों इसी तरह से आपको वीडियो चाहिए, तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों कमेंट में एक रिव्यू जरूर कीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।